हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आरएम सीरीज। तो देखिए, हम लोग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 1 का नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी 2 क्लासेस ली। 2 क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा, एग्रीमेंट के बारे में समझा, लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन होना, इसको हम लोग ने बहुत डिटेल में समझा। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गए। उसके बाद में हम लोग सेक्शन 10 को कवर अप कर रहे थे। सेक्शन 10 का मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा सेक्शन को साथ ही साथ में बोलना है, ताकि इसी तरह से ही सेक्शंस हम लोगों के याद होंगे। तो सेक्शन 10 क्या था? सेक्शन 10 था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एसेंशियल एलिमेंट्स केवल और केवल सेक्शन 10 में नहीं दिए हुए, अदर्स में भी दिए हुए, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना जरूरी है, लेकिन वो सेक्शन 10 का पार्ट नहीं है। तो उसको हम लोगों ने कवर अप किया था। तो चलिए आज हम लोग उसके आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। लास्ट टर्न हम लोगों ने लॉफुल ऑब्जेक्ट को समझा था, इसके आगे का देखते हैं आज। अब देखिए नेक्स्ट आता है, ये अदर्स का पार्ट है, राइट? ये अदर्स का पार्ट है, ये सेक्शन 10 का पार्ट नहीं है। ये चीज याद रखनी है। एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे केवल एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, तो आपको सारे लिखने हैं एज पर सेक्शन 10 और एज पर अदर्स। और अगर केवल और केवल सेक्शन 10 के बारे में पूछा जाए, तो फिर केवल और केवल सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स लिखने हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट आता है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो बेटा एग्रीमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल हो। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जो परफॉर्मेंस वर्ड है उसका मतलब क्या हुआ? परफॉर्मेंस का मतलब है जो हमने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को पूरा कर पाना पॉसिबल होना चाहिए। अगर हम कुछ इस तरीके का प्रॉमिस कर रहे हैं जिसको पूरा कर पाना ही इम्पॉसिबल है, तो वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। वो एग्रीमेंट शुरुआत से ही क्या होगा? शुरुआत से ही वॉइड होगा, उसकी शुरुआत से ही कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो देखते हैं एक बार, द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एन एग्रीमेंट टू डू एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ कैन नॉट बी इन्फोर्स। तो ऐसे एग्रीमेंट को कभी भी इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, और अगर इन्फोर्स नहीं करा सकते तो फिर वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। ए अग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। अब आप जादू से खजाना ढूंढ सकते हो क्या? तो इस तरीके के जो भी फालतू किया, जो भी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, वो हमेशा वॉइड होंगे। तो देखिए, द अग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द एक्ट इन इट सेल्फ इज इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्टार्टिंग से ही बेटा इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताता है, द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट आर सर्टेन और आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। तो देखो एग्रीमेंट में क्या होता है? एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। एग्रीमेंट का चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे कंसीडरेशन हो, और चाहे उसकी टर्म्स और कंडीशन हो, हर एक चीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए। हर एक चीज इस तरह से स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि अगर कोई भी पर्सन उसको पढ़े या कोई भी पर्सन उसको सुने तो उसको समझ में आए कि दोनों पार्टीज की इंटेंशन क्या थी, दोनों पार्टीज के बीच में टर्म्स और कंडीशन क्या थी। तो हमेशा टर्म्स और कंडीशन, ऑब्जेक्ट, कंसीडरेशन हमेशा सर्टेन होनी चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। अगर अनसर्टेनिटी है या क्लियर नहीं है तो फिर वो एग्रीमेंट भी कभी भी वैलिड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने मिस्टर ए से बोला कि यार मेरे लिए खूबसूरत सा घर बना दो। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ खूबसूरत? हो सकता है कि सामने वाले के लिए कोई चीज बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, और मेरे लिए वो चीज बिल्कुल खूबसूरत ना हो। तो खूबसूरत एक ऑर्डिनरी वर्ड है ना, इसकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं, उसको डिफाइन तो किया नहीं गया। हां, अगर मैं यहां पर ये डिफाइन करता उस एग्रीमेंट में कि देखो खूबसूरत का मतलब ये है कि यहां पर लॉन होना चाहिए, इसमें इतनी इतनी बालकनी होनी चाहिए, रूम्स ऐसे होने चाहिए, यानी हर एक चीज मैंने स्पेसिफाइड करी हुई है। तो एग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशन, ऑब्जेक्ट, कंसीडरेशन, सारी की सारी चीजें सर्टेन होनी चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद में आदमी को यह चीज समझ में आए कि दोनों पार्टीज कहना क्या चाहती हैं, दोनों पार्टीज की रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर जरा सी भी अनसर्टेनिटी है तो फिर वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। देखते हैं एक बार एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। देखिए, ए अग्रीड टू पे 25 लाख टू बी फॉर अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन ऑफ हिज ड्राइंग रूम। अब देखो इसने क्या बोला, अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन। अब अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन भाई आज के समय के हिसाब से जो मॉडर्न डेकोरेशन चल रहा है, आप उसके हिसाब से मेरा ड्राइंग रूम मेंटेन कर दो।
अब आज के समय के हिसाब से तो बहुत कुछ चल रहा है, तो ये जो ऑर्डिनरी वर्ड है ना, ये हम लोग आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर लीगल रिलेशंस को क्रिएट कर रहे हैं, कहीं पर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो वहां पर हर एक चीज सर्टेन होनी चाहिए और हर एक चीज की मीनिंग भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। तो अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन, इसका कोई भी मतलब निकल करके नहीं आता। इस वजह से ये एग्रीमेंट क्या होगा, ये एग्रीमेंट वॉइड होगा, बिकॉज द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा मॉडर्न इज नॉट सर्टेन। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब जैसे अगर मान लीजिए मिस्टर ए के बहुत सारे ऑयल के बिजनेस हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था। देखिए मिस्टर ए के बहुत सारे ऑयल के बिजनेस है, जैसे एडिबल ऑयल है, खाने वाला ऑयल है, रिफाइंड है, बहुत सारे आते हैं, मस्टर्ड ऑयल है, बहुत सारे ऑयल आते हैं। तो वैरायटी ऑफ ऑयल का ये बिजनेस करते हैं। अब मिस्टर बी ने इनसे बोला कि भाई मेरे को 1000 लीटर ऑयल सप्लाई कर दो 50 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। अब देखो, देखने में तो ऑर्डिनरी लेवल पे अगर देखोगे तो आपको ये एग्रीमेंट सही लग रहा होगा कि भाई 1000 लीटर ऑयल मंगा रहा है, 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से मंगा रहा है, कंसीडरेशन भी है, सारी चीजें सब कुछ सही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए। लेकिन बेटा मैंने आपको क्वेश्चन में क्या पूछा कि मिस्टर ए के वैरायटी ऑफ ऑयल के बिजनेस है, और इन्होंने क्या बोला है, केवल 1000 लीटर ऑयल चाहिए। कौन सा ऑयल चाहिए, इस चीज को तो कहीं स्पेसिफाइड किया नहीं। वो मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, हेयर ऑयल भी हो सकता है, सोयाबीन ऑयल भी हो सकता है, सनफ्लावर ऑयल भी हो सकता है, बहुत सारे ऑयल होते हैं। तो यहां पर हर एक चीज स्पेसिफाइड होनी चाहिए। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सर्टेन नहीं है ना, इस वजह से ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखने वाली होती है, आईसीएआई आपको हमेशा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ऐसे ही। अब ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछा गया था, स्कैनर में भी था, सब जगह पर था। एक बार आईसीएआई ने क्या किया कि क्वेश्चन दिया कि मिस्टर ए का केवल और केवल वन टाइप ऑफ ऑयल का बिजनेस है। मिस्टर ए का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑयल का बिजनेस है, ठीक है, वो ऑयल का नाम क्या था वो मेरे को याद नहीं, लेकिन मिस्टर ए का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑयल का बिजनेस है। मिस्टर बी ने इनको ऑर्डर दिया कि भाई 1000 लीटर ऑयल मेरे को सप्लाई कर दो 100 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। अब आपको बताना है कि ये एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है। अब बच्चों ने तो इसी को ही समझा हुआ था, बच्चों के दिमाग में क्या होता है, बच्चे रट लेते हैं। अब बच्चों ने इस वाले एग्जाम्पल को रट लिया था, तो बच्चों को साफ साफ समझ में आया कि भाई यहां पर कुछ स्पेसिफाइड तो है नहीं, तो इसका मतलब ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन वो आंसर गलत था। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए का एक ही टाइप ऑफ ऑयल का बिजनेस है ना। जब एक ही टाइप ऑफ ऑयल का बिजनेस है तो मिस्टर बी ने ऑब्वियसली कि इसी टाइप ऑफ ऑयल का ऑर्डर दिया होगा, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? तो इन दोनों में क्या फर्क है, यहां पर मिस्टर ए के मल्टीपल ऑयल ऑफ बिजनेस है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर मिस्टर ए का केवल एक ही टाइप ऑयल का बिजनेस है। और यहां पर अगर मिस्टर बी ऑयल का ऑर्डर दे रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि उसी ऑयल का ऑर्डर दे रहे होंगे जिस ऑयल का इनका बिजनेस है, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। दोनों में फर्क समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं। अब देखो सेक्शन 10 अगली एसेंशियल एलिमेंट क्या बताता है, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। तो कुछ कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको लॉ ने ही वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है, लॉ ने ही मना किया हुआ है कि आप इस तरीके के एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते, और अगर आपने इस तरीके के एग्रीमेंट में एंटर किया तो वो एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड होगा। देखिए, द एग्रीमेंट शुड बी सच दैट इट शुड बी कैपेबल और बीइंग एनफोर्स्ड बाय लॉ। सर्टेन एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड इलीगल और वॉइड बाय द लॉ। ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से रोकने के लिए अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ तो वो हमेशा वॉइड होगा। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज का मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को मैरिज करने से रोकता है वो एग्रीमेंट भी हमेशा वॉइड होगा। रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग का मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को लीगल प्रोसीड करने से रोकता है, ऐसा एग्रीमेंट पूरी तरीके से वॉइड होगा। ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दिए हुए हैं। अभी आगे आप पढ़ोगे, आगे की यूनिट्स जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें एक यूनिट है वॉइड एग्रीमेंट की, राइट, वॉइड एग्रीमेंट और अनलॉफुल एग्रीमेंट। तो उसमें दिए हुए कि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट, ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स के लिए मेंशन किया गया है कि ये सारे के सारे एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होंगे। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको लॉ ने खुद ही एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया हुआ है कि ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट में आप अगर एंटर करते हैं तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं,
ये अदर्स का पार्ट है। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज देखो वैसे तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, ठीक है, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, और ना ही कोई किसी तरीके की लीगल फॉर्मेलिटी बताई गई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ये लीगल फॉर्मेलिटी है, ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कुछ लीगल फॉर्मेलिटी है। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, बट अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से ये स्पेसिफाई किया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में लीगल फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है, तो जब तक वो लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होंगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। जैसे अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, ये सब खरीद रहे हैं, तो इसके लिए क्या बोला गया, इसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए, उसमें विटनेस भी होने चाहिए, है ना। तो तमाम तरीके की ये लीगल फॉर्मेलिटीज बताई गई हैं, तमाम तरीके की ये लीगल फॉर्मेलिटीज बताई गई हैं। अब अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, आपने पैसा भी दे दिया, आपने सारी चीजें कर ली, लेकिन इनमें से कोई भी कमी है, तो कल को अगर प्रॉपर्टी में कोई भी डिस्प्यूट हुआ या प्रॉपर्टी में कोई भी कमी निकली, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स्ड नहीं करा सकते। वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी लॉ में इन्फोर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज में कमी है। तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला गया है कि भाई इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में ये लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो लीगल फॉर्मेलिटीज अगर नहीं है तो फिर उसको डिफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। देखते हैं एक बार। हाँ, देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और इन राइटिंग, जैसा कि मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is required by law to be in writing and registered, it must comply with necessary formalities as to writing, registration and attestation. If legal formalities are not carried out, then the contract is not enforceable by law. तो बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी इन्फोर्स नहीं करा सकते। अब जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, अब फ्लैट का जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसमें पता चला कि मेरे को 10 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी थी, लेकिन अब मुझे तो पता नहीं था। मैंने क्या किया, केवल 5 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी पे करी और रजिस्टर्ड भी हो गया। तो अब यहां पर राइटिंग में भी है, रजिस्टर्ड भी है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी पूरी नहीं है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो डिफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब अगर कल को मान लीजिए उस फ्लैट में कोई डिस्प्यूट निकल आया और मेरे को कोर्ट में जाना पड़ा, अब कोर्ट में जाकर के जब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊंगा ना, तो कोर्ट मेरी रजिस्ट्री को या मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट साफ साफ कहेगा कि यहां पर स्टैंप ड्यूटी आपने कम पे करी है, इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, तो उसका डिफेक्ट कैसे दूर होगा, जब मैं पूरी की पूरी स्टैंप ड्यूटी पे कर दूंगा, उसके बाद में वही कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। तो जब तक आप लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करते तब तक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। आगे देखते हैं। देखिए यहां पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट साफ साफ बोलता है, और इसके साथ में एक एक्ट और भी है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो भी ये बात बोलता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका राइटिंग में होना और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब देखिए, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब दो पार्टीज आपस में अग्री कर रही हैं कि हम कोर्ट के बाहर अपने मैटर को या अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी हमेशा राइटिंग में होना चाहिए एज पर आर्बिट्रेशन एक्ट 1996। आगे देखते हैं। अब देखिए, आगे एक लॉजिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको ये भी बोल सकते हो कि लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो, आज हम लोग थोड़ा सा पेपर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम में लगभग 22 से 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 22 से 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन 22 से 23 क्वेश्चंस में किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे एक बार देखते हैं। तो देखो, जनवरी 2025 से यानी कि एक साल पहले से आईसीआई में जो सीए फाउंडेशन के पेपर आ रहे हैं ना, उसमें केस स्टडी का वेटेज बेटा बढ़ा दिया गया है।
यानी जो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनका वेटेज बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी आप मान करके चलो कि 22 से 23 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, जिसमें से 50% या 50% से ज्यादा क्वेश्चन भी आपको केस लॉ बेस्ड मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होगे, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो मॉड्यूल के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जो मैं अक्सर कहता हूं, उसको जरूर सॉल्व करिए। तो वो भी केस लॉ बेस्ड है, वो भी आप सॉल्व कर रहे होगे। अभी बीच में हम लोग सेशन रखेंगे, राइटिंग सेशन रखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ जाए फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे केस लॉस को सॉल्व करना है, कैसे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन आज पहले हम लोग ये देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा। लॉजिकल बेस्ड का मतलब क्या हुआ, ये दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि लॉ में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। लॉ में जितनी नॉलेज आप गेन कर सकते हो उतनी नॉलेज आप गेन करो, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट रट करके गया है वो इन दो क्वेश्चन में फंस जाएगा, और जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं दोनों पे बेस्ड होंगे। मेरी बात सबको समझ में आई ना? मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यही दो टाइप के होंगे, और अगर कोई भी स्टूडेंट रट करके गया है तो वो ये दो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में फिक्स्ड है कि कब कौन सी चीज कैसे आ रही है। उसको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अगर दे दिए जाएंगे तो वहां पर वो फंस सकता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और आपकी नॉलेज को, आपके कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आईसीआई इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में डालता है। तो इसको समझते हैं पहले, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। देखिए, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट आपको दिया होता है, एक स्टेटमेंट आपको दिया होता है, इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना होता है, इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना होता है। ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये आपको देखना है। कई बार ऐसा होता है कि गलत स्टेटमेंट दिया है तो भी आपको कमेंट करना है, तो भी आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। देखो, अब इस तरीके के स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले, कभी भी लॉजिकल क्वेश्चन आए, यानी कि कमेंट वाले क्वेश्चंस आए, उसमें आपको क्या करना है, उसमें सबसे पहले आपको यह देखना है कि यह स्टेटमेंट सही है या यह स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, यानी ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद में अगर यह स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों ट्रू है, उसका रीजन आपको बताना है। तो रीजन आप कैसे बताओगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे केस स्टडी को सॉल्व करते हो, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविजन दिया हुआ है उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, वहां पर भी सबसे पहले आपको प्रोविजन ही मेंशन करना है। और अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग है तो भी आपको आंसर की शुरुआत हमेशा प्रोविजन के साथ में करनी है, यानी कि जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, यानी कि लॉजिकल क्वेश्चन हो या केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन हो, आपका आंसर हमेशा पैराग्राफ में होना चाहिए। दूसरा, आंसर की शुरुआत आप कहां से करोगे? प्रोविजन के साथ में करोगे। प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है वही आपको वहां पर मेंशन करना है। तो देखिए, अभी जो हम लोग आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये लॉजिकल क्वेश्चन ही है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यही स्टेटमेंट दिया होगा एग्जाम में और उसमें लिखा होगा कमेंट। अब इस पे आपको कमेंट करना है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, यानी कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एग्रीमेंट होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी है? अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलना है तो हमेशा सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। बगैर एग्रीमेंट के तो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? अग्रीमेंट होगा, क्योंकि बगैर एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। क्यों? हर एक कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है,
अगर हम उसको लॉ में इन्फोर्स नहीं करा सकते तो वो अग्रीमेंट तो बन जाएगा लेकिन वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का होना जरूरी है। तो अब देखो, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा, तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में आपको ये चीज समझ में आ गई कि यार बोल रहा है ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसका मतलब यहां पर इसका मेन फोकस किस पे है? इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ पे है। तो बस यहां पर आपको यही मेंशन करना है। अब देखिए एक बात, देखिए all agreements are not studied under the Indian Contract Act as some of them are not contract. Only those agreements which are enforceable at law are contract. तो देखो, सबसे पहले यहां पर आपने enforceability by law को मेंशन किया कि भाई हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा। क्यों नहीं होगा? अगर उसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है तो फिर वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। The Contract Act is the law of those agreements which are create legal obligation, and in case of a breach of promise by one party to the agreement, the other has a legal remedy. तो बेटा वही चीज है जो मैंने आपको बताई, केवल ऑब्लिगेशन होने से काम नहीं चलता है, उन ऑब्लिगेशंस का लीगल होना भी जरूरी है। और अगर लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं अराइज हो रही हैं तो फिर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। सामने वाले के पास में लीगल रेमेडीज होने के लिए, यानी कि अगर वो अपने नुकसान की भरपाई कराना चाहता है, वो कोर्ट में जाना चाहता है, रेमेडी के लिए हम कहां पे जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट में जाने के लिए सामने वाले के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस का होना जरूरी है। देखिए, दस अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, दैट इज इट शुड बी इन्फोर्सिबल एट लॉ। तो देखिए यही चीज मैंने आपको बताई, उसी चीज को आपको यहां पर डिफाइन करना है। हाउएवर देयर आर सम अग्रीमेंट which are not enforceable in the court of law. Such agreement do not give rise to contractual obligation and are not contract. तो इस तरीके के एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मिसिंग है। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया है तो ऐसे ही आंसर आपको ड्राफ्ट करना है पैराग्राफ पे, ठीक है। तो चलिए, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हो। आगे देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, देखिए ए इनवाइट्स बी फॉर डिनर इन अ रेस्टोरेंट। तो अब देखिए ए ने बी को इनवाइट किया रेस्टोरेंट में डिनर के लिए, बी एक्सेप्ट द इनविटेशन। अब बी ने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि एक ऑफर था उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो यानी कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एग्रीमेंट में हो गया या प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया? अब देखिए, बी रीचेस द रेस्टोरेंट बट ए रिफ्यूजेस टू एंटरटेन बी। तो अब यहां पर बी तो पहुंच गया रेस्टोरेंट में, लेकिन ए ने वहां पर उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया, यानी ए ने वहां पर जाने से मना कर दिया। तो यहां पर प्रॉमिस हुआ था दोनों के बीच में, तो ए ने क्या किया? ए ने प्रॉमिस को ब्रीच किया। तो क्या ए कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता बेटा। क्यों? क्योंकि ये सोशल और पर्सनल नेचर का एग्रीमेंट है। यहां पर लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी और किसी भी पार्टी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो रही थी। तो इस वजह से इसको पर्सनल नेचर, सोशल नेचर या डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट माना जाएगा। इस वजह से ये प्रॉमिस तक तो आ गया, अग्रीमेंट तक तो आ गया, लेकिन ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। देखिए, बी हैज नो रेमेडी अगेंस्ट ए इन केस A is present in the restaurant but B fails to turn up, then A has no remedy against B. क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। A gives a promise to his son to give him a pocket allowances of ₹100 every month. अब A ने अपने बेटे को प्रॉमिस किया कि वो ₹100 पर मंथ के हिसाब से उसको अलाउंसेस देगा। इन केस A fails or refuses to give his son द प्रोमिस्ड अमाउंट, हिज सन हैज नो रेमेडी अगेंस्ट ए। क्या बेटा फादर के ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो देखिए यहां पर और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। इन द अबव एग्जांपल्स प्रोमिसेस आर नॉट इन्फोर्सिएबल एट लॉ एज देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। तो बेटा मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन होना, लीगल सामने वाले के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस इंपोज करने की इंटेंशन रखना। जब तक ये नहीं होगा तब तक कभी भी इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं होगी। देखिए, such agreements are social agreements which do not give rise to legal consequences. This shows that an agreement is a broader term
देन अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली अगर आप देखो ना कि दोनों शब्दों को कंपेयर करो, आप दोनों वर्ड्स को कंपेयर करो, अग्रीमेंट को भी कंपेयर करो और कॉन्ट्रैक्ट को भी कंपेयर करो, ज्यादा बड़ा वर्ड कौन सा है? ज्यादा बड़ा वर्ड अग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट में कॉमर्शियल नेचर भी आ जाता है, क्योंकि भाई कॉमर्शियल नेचर होगा तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। सोशल नेचर भी आ जाता है, पर्सनल नेचर भी आ जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा? केवल और केवल कॉमर्शियल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एग्रीमेंट, तो इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है दैट एन एग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम में ये लाइन भी आ सकती है, इस लाइन को भी दिया हो सकता है, इस पे भी कमेंट करने के लिए हो सकता है दे दे, तो भी आपको यही मेंशन करना है। एंड देयरफॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एन एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, इसके बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज ई। डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यहां पर क्या है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ये डेफिनेशन तो हम लोगों ने क्लास में ही याद करी थी ना, ये डेफिनेशन तो हम लोगों ने क्लास में ही याद करी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन्फोर्सिबिलिटी। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिएबल, हर एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल होगा, लेकिन बेटा हर एक एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर सोशल नेचर है, पर्सनल नेचर है, डोमेस्टिक नेचर है, तो हम उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। इंटर रिलेशनशिप, अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट इंक्लूड होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड हो। स्कोप देख लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप कम है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, एग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट। तो द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड एज इट इंक्लूड्स ओनली कॉमर्शियल एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमर्शियल एग्रीमेंट केवल इंक्लूड होता है। इट्स स्कोप इज रिलेटिवली वाइडर एज इट इंक्लूड्स बोथ सोशल एग्रीमेंट एंड कॉमर्शियल एग्रीमेंट। वैलिडिटी देख लेते हैं। ओनली लीगल एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो केवल लीगल एग्रीमेंट्स को ही कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। एग्रीमेंट कोई भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है, हालांकि वॉइड होगा लेकिन हो सकता है। लीगल ऑब्लिगेशन, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन तो होगी ही होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन हो। तो बेटा अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतने पॉइंट्स आपके ठीक है, इसमें सारा कवर अप आपका हो रहा है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और ये केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि यहां पे जो आप टर्म्स पढ़ने वाले हो ना, ये टर्म्स में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, और ये छोटे छोटे से शब्द अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गए तो आपके आंसर को भी गलत कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टार्टिंग से टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। तो जितना आज हम लोगों ने किया है उसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, और इसके जो नोट्स है वो आपको डीसी ऐप पर मिल जाएंगे, तो वहां से आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।